मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज से 6 महीने पहले 1 फरवरी को जब म्यांमार के अंदर फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया था, तो बांग्लादेश और इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत सारे सियासी पंडित ये कहते हुए नज़र आ रहे थे आपको कि जनाब ये जो फ़ौज आ गई है ना, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है बांग्लादेश के लिए भी, इंडिया के लिए भी। ये दोनों डायरेक्टली पड़ोसी हैं ना, डायरेक्टली पड़ोसी हैं म्यांमार के। तो ये कहते हुए आपको नज़र आ रही है तो यार तो बहुत ही बुरा हुआ है, अब क्या होगा। लेकिन हमने ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 256 और 257 में पहले ही दिन से ये बात कहना शुरू कर दी थी कि दिस इज़ अ रिमार्केबल थिंग। बांग्लादेश के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ हुई है। इट विल ब्रिंग क्लियरिटी फॉर बांग्लादेश। पहले तो दो फोर्सेस थी ना वहाँ पर म्यांमार के अंदर, एक तो आंग सान सूकी की पार्टी और दूसरे वहाँ की फ़ौज। दो वहाँ पर पावर ब्लॉक्स थे, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ थे। 2 पावर ब्लॉक्स थे वहाँ पे, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ। एक को अमेरिका और इंडिया की सपोर्ट, दूसरे को चीन की सपोर्ट। बात करें रोहिंग्या के मामले में तो करें किससे? 2 ग्रुप्स, दोनों ही एक दूसरे से लड़े हुए हैं। इसीलिए आपको नज़र आ रहा था कि बांग्लादेश कभी इंडिया को कह रहा है कि यार रोहिंग्या का मामला हल करने में हेल्प करें, कभी अमेरिका को कह रहा है कि आप कोई रोल प्ले करें रोहिंग्या के मामले में, कभी वो चीन को कह रहे हैं। क्यों बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि दोनों पावर ब्लॉक्स थे वहाँ पर, दोनों का असर था, इसीलिए दोनों को मजबूरन बांग्लादेश अप्रोच करता फिर रहा था। लेकिन फौज आने से ये तो क्लियर हो गया ना, अब कम से कम बात करनी किससे, मेन ग्रुप कौन सा है वहाँ पे। आपने देखा है कि इसके बाद कभी शेख हसीना ने इंडिया को कहा हो कि कोई रोल प्ले करें? इसके बाद नहीं कहा मार्शल लॉ के बाद, क्योंकि इंडिया वहाँ पर आउट हो चुका है ना। इंडिया वहाँ आंग सान सूकी के साथ था अलॉन्ग विद अमेरिकन्स। लेकिन इसके बाद जैसे कि अमेरिकी माहिर हैं, CIA वालों से बेहतर कोई नहीं जानता कि हुकूमत कैसे बनानी है किसी मुल्क में, कैसे तोड़नी है, कैसे किसी लीडर को ऊपर लाना है, कैसे किसी को नीचे लाना है। दे आर मास्टर एट दिस थिंग। दुनिया में कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। जोड़ तोड़ में CIA से बेहतर कोई नहीं है। लेके आ गए आंग सान सूकी को, भारी अक्सरियत के साथ लेके आ गए। बहुत बड़ी विक्ट्री, लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री उन्होंने दिलवा दी उनको। और आते ही आंग सान सूकी साहबा ने ऐलान भी क्या किया, देखें आप, अमेरिका को खुश करने के लिए क्या ऐलान किया है कि म्यांमार के अंदर फ़ौज का रोल कम करने की कोशिश करूंगी। कौन सी फ़ौज? वो फ़ौज जो कि चीन के करीब है, उसका रोल कम करने की कोशिश करने का अलग ऐलान उन्होंने एक बात कर दी आंग सान सूकी साहिबा ने। यानी कि चीन का असर कम करने के लिए प्रॉपर अटेम्प्ट हुई। क्यों? म्यांमार बहुत अहम मुल्क है, चीन के लिए बहुत अहम मुल्क है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जहाँ से चीन का 80% ट्रेड गुजरता है, इसका अल्टरनेट रास्ता म्यांमार है। आलमी ताकतों की इस रस्साकशी में फिर हुआ वही कि धड़ाम तख्ता हो गया और फ़ौज आ गई वहाँ पे। और फ़ौज ने आते ही कहा कि मित्रों 6 महीने में इंतखाबात कराएंगे, ज़रा हौसला रखें। 6 महीने में इन इलेक्शंस में धांधली हुई है, आंग सान सूकी साहिबा धांधली करके जीती हैं, और इन एलिगेशंस में बड़ी सच्चाई भी थी। धांधली बिल्कुल हुई थी वहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। आपको याद होगा सबसे पहले मुबारकबाद वैसे किसने दी थी? आंग सान सूकी जब इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर जीती थी, किसने मुबारकबाद सबसे पहले कौन सा मुल्क था? अमेरिका नहीं था। याद करें, एक लीडर थे, एक बड़े ही मशहूर लीडर हैं इस रीजन के, उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि बड़ी खुशी हुई है, खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ मैं, आज रात मुझे खुशी में नींद भी नहीं आएगी कि आप जीत के आ गई हैं, मैं तो बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। मोदी साहब ने फ़ोन किया था सबसे पहले आंग सान सूकी साहिबा को मुबारकबाद देने के लिए। सबसे पहले मोदी साहब ने फ़ोन किया था कि क्या ही कमाल विक्ट्री है आपकी, अब तो म्यांमार और इंडिया के रिलेशंस आगे जाएं ही जाएं। चीन तो गया वहाँ से, लेकिन धड़ाम तख्ता हो गया, धड़म तख्ता हो गया। और फिर फ़ौज ने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शंस कराएंगे। लेकिन तब भी हमने आपको कहा था ब्रॉडर व्यू के अंदर कि 6 महीने तो ये बोल रहे हैं ना, 2-3 साल तो आप भूल जाएं, 2-3 साल भूल जाएं कि उधर कोई इलेक्शन होने वाला है। अब जितनी मर्जी CIA वहाँ पर मुजाहरे करवा ले, दंगे फसाद, मार कुटाई, लड़ाई कुटाई, जो मर्जी CIA करवा ले, 2-3 साल तक तो फ़ौज वहाँ से हटने वाली नहीं है। और अब वही हुआ है दैट वी प्रिडिक्टेड इन दैट शो। मिलिट्री टेक ओवर के एग्जैक्टली 6 महीने के बाद म्यांमार के मासूम से आर्मी चीफ
इनकी तरह आप शक्ल मुलायदा फरमाएं, बड़ी मासूमियत के साथ ये आए हैं टीवी पे और अपने लोगों को इन्होंने कहा है कि भाई 6 महीने तो गुजर गए, मैंने पहले कहा था 6 महीने, लेकिन हालात ऐसे नहीं है, क्या करें, 2-3 साल वेट कर लें आप। अपने लोगों को इन्होंने कहा है 2-3 साल वेट कर लें, 2023 तक सोचेंगे, अभी मैं पीएम बन जाता हूँ, खुद ही पीएम बन गए, खुद ही आर्मी चीफ वहाँ के पीएम बन गए और केयर टेकर हुकूमत बना दी उन्होंने अपनी, और यही ऐलान कर दिया है कि 2 साल के बाद सोचेंगे इलेक्शंस का, अभी तो आप सारे एंजॉय करें। यानी अब बात घूम फिर के बांग्लादेश के लिए वहीं आ गई कि अब इंडिया या अमेरिका से उम्मीद लगाने की बजाय स्ट्रेट अवे 2 जगहों पे बात करनी चाहिए। एक तो चीन है जो कि पहले भी बहुत अहम प्लेयर था इस इशू में, लेकिन बांग्लादेश की एफर्ट्स आंग सान सूकी वाले फैक्टर की वजह से और इंडिया अमेरिका जो गठजोड़ था इस वजह से इधर उधर स्कैटर्ड थी। अब चीन असल प्लेयर है, सबसे मेन जो बातचीत होनी है चीन से होनी है और चीन ही ये मसला हल करवा सकता है। दूसरा म्यांमार की मिलिट्री है, बाकी साइड पे जो इधर उधर प्लेयर्स थे ना, इंडिया हो गया, छोटे मोटे मोदी साहब, ये जो छोटे मोटे प्लेयर ये सारे आउट हो गए, बल्कि अमेरिका और इंडिया इस इशू को ड्रैग करते रहे। ये हम आपको बता दें, ड्रैग इसलिए करना चाहेंगे रखाइन वाले को क्योंकि ये इनको सूट कर रहा है ना, ये मसला अगर ड्रैग होता रहे तो ये इनको सूट कर रहा है। BRI के मंसूबों को म्यांमार के अंदर टारगेट करना बड़ा आसान होगा अफरा तफरी के दौरान। जब केओस होता है, अफरा तफरी होती है ना, ये आइडियल वक्त होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को टारगेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उनको सूट करती हैं, जबकि स्टेबिलिटी वहाँ पर चीन को सूट करती है। पैसा उस गरीब का लगा हुआ है, BRI के मंसूबों में उसने पूरे रखाइन रीजन में तो पैसा लगाया ही लगाया है, पूरे म्यांमार के अंदर उसने जो है ना वो पैसा लगाया। आपको याद है ये जो CIA ने मुजाहरे करवाए थे, तो कुछ महीने पहले तक भी ये सारे मुजाहरीन चीनी कंपनियों को क्यों आग लगा रहे थे, वहाँ पे क्यों पथराव कर रहे? आपको याद होगा CIA के ये जो मुजाहरे हो रहे थे ना मिलिट्री के ख़िलाफ़, ये CIA स्पॉन्सर्ड मुजाहरे थे, और ये जो आग लगा रहे थे मारकुटा, ये सारी इनकी डायरेक्शन इन्होंने करवाने की कोशिश की थी चीन की तरफ, चीन की कंपनियों की तरफ, लेकिन कंट्रोल कर लिया वहाँ पर फौज ने। इंडिया को रखाइन स्टेट में डिस्टेबलाइजेशन वैसे ही सूट करती है जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर उसको डिस्टेबलाइजेशन सूट करती है, क्योंकि इसी डिस्टेबलाइजेशन की आड़ में, अफरा तफरी की आड़ में, वहाँ से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर्स अफगान सॉइल से करते रहते हैं, कैरी आउट करते रहते हैं। यहाँ पर भी म्यांमार के अंदर भी BRI के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज को यूज़ करके और प्रॉक्सीज कार्रवाइयाँ करके BRI के मंसूबों को टारगेट करना आसान हो सकता है अफरा तफरी में। आपको पता है मार्शल लॉ लगने से 2-3 महीने पहले भी इंडियन आर्मी चीफ वहाँ गए थे म्यांमार, और अहम तरीन एग्रीमेंट्स करके आ गए थे। पता नहीं क्या क्या खुफिया एग्रीमेंट्स हुई हैं वहाँ पे आंग सान सूकी साहिबा के साथ, लेकिन मार्शल लॉ लगने के बाद कितने विजिट्स हुए हैं, ज़रा काउंट तो करें। कभी गए या मार्शल लॉ लगने के बाद बातचीत की है इन्होंने? मोदी साहब ने अब मुबारकबाद क्यों नहीं दे रहे? पहले तो देते रहते थे ना आंग सान सूकी साहब, इनको क्यों नहीं दे रहे? इनमें क्या बुराई है? ये जो नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आर्मी चीफ वहाँ के, खित्ते के मुल्कों को आपस में लड़ाने की भरपूर अटैम्प्ट्स हुई थी, तभी तो चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी ये कहते फिर रहे थे ना कुछ महीने पहले तक भी कि रीजन के बाहर के मुल्क को एक ब्लॉक बना रहे हैं और बांग्लादेश जो है ना उस अलायंस का हिस्सा ना बने। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि क्वाड का हिस्सा मत बनिएगा, चीन को कहा था बांग्लादेश ने। क्यों कहा था? क्योंकि हकीकतन चीन के साथ सबको लड़ाने की कोशिशें हो रही थी। क्वाड का वाकई में एक मिलिट्री पहलू था, लेकिन फिर चीन ने ये कोशिशें अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए नाकाम बना दी थी। तब जाके एंथनी ब्लिंकन ने, जो कोई यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ये जब अभी इंडिया के दौरे पे आए हैं, तब जाके इन्होंने कहा कि क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। ये अटैम्प्ट्स प्रॉपरली होती रही हैं, चीन ने ये अटैम्प्ट जबरदस्त किए हैं, वरना तो क्वाड तो मिलिट्री अलायंस तकरीबन बन चुका था। और वरना तो बांग्लादेश पर भी आपको याद होगा कितना दबाव डाला है अमेरिका ने और इंडिया ने कि क्वाड में आ जाए, क्वाड में आ जाए, कितना दबाव डाला था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले तक एक बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि बांग्लादेश और चीन के रिलेशंस ख़राब होने जा रहे हैं, बांग्लादेश क्वाड में जाना चाहता है, चीन उसको रोक रहा है। बहुत बड़ा एक इशू बन गया था। ये क्यों बन रहा था? धुआं वहाँ उठता है जहाँ आग लगी हुई होती है ना, कुछ था तभी तो ये सब हो रहा था ना। और म्यांमार के अंदर भी आप देखें ना, आंग सान सूकी को क्यों लाया गया, क्यों लेकर आ रहे थे? म्यांमार भी क्वाड में आना था, पूरा माहौल बनाने का प्रयास हुआ है, लेकिन चीन ने इसको फेल किया है, इन सारे अटैम्प्ट्स को फेल किया है। आप इमेजिन करें कि म्यांमार जैसे मुल्क को भी चीन के खिलाफ करने की अटैम्प्ट्स हुई हैं। मार्शल लॉ लगने के बाद जब चीनी फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर से जून के अंदर, अभी तकरीबन 2 महीने पहले,
तो वहाँ पर चीनी फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है, ज़रा आपने वो स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा क्या है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं चाइना हैज़ सपोर्टेड, इज सपोर्टिंग एंड विल सपोर्ट म्यांमार इन चूजिंग अ डेवलपमेंट पाथ दैट सूट इट्स ओन सर्कमस्टेंसेस। चाइना हैज़ सपोर्टेड, इज सपोर्टिंग एंड विल सपोर्ट। ये सब क्या है? ये सारी बातें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश को भी जंग लड़ने की बजाय डिप्लोमेटिक चैनल से इशू हल करने चाहिए। कुछ जज्बाती हज़रात बांग्लादेश के अंदर इस बात के हक़ में हैं कि इस मसले को हल करने के लिए फ़ोर्स इस्तेमाल की जाए, रोहिंग्या वाला मसला हल करने के लिए, लेकिन ये ऐसा मसला है नहीं कि जिस पे फ़ोर्स इस्तेमाल की जाए। ये इशू डिप्लोमेटिक चैनल से ही हल होना है। अमेरिका जैसी सुपर पावर 20 साल लड़ी है अफ़गानिस्तान में, एंड में क्या हुआ? अफ़गान तालिबान से टॉक्स करके निकले हैं ना। मिलिटरली तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, जब उनका ही नहीं निकला, इतनी एडवांस्ड फोर्स है, मिलिटरली सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। यहाँ भी मिलिटरली इस रोहिंग्या का इशू का कोई हल निकल नहीं सकता। मेन 2 प्लेयर्स हैं जिनके साथ टॉक्स करके ये मसला हल करवाया जा सकता है। एक वहाँ की मिलिट्री है और दूसरा चीन है, और चीन सबसे अहम है। वहाँ की मिलिट्री से भी अहम जो प्लेयर है वो चीन है। वहाँ की फ़ौज तो एक लतीफ़ा मशहूर है कि अगर जैसे किसी जनरल को छींक आ जाती है ना वहाँ पर, तो कहता है कि 1 मिनट, पहले फ़ोन उठा के डायल करता है बीजिंग, वहाँ पर पूछता है कि सर मुझे छींक आई है, क्या मैं छींक लूँ? वहाँ से परमिशन मिलने के बाद छींकते हैं। म्यांमार इस कदर चीन पे डिपेंडेंट है, तो चाइना सबसे अहम प्लेयर है बांग्लादेश का ये मसला हल करने के लिए। वहाँ पर कोशिशें करने की ज़रूरत है।